नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे बीएसटीसी व पीटेट एग्ज़ाम 2025 को लेकर स्पेशल राजस्थान जीके के अंदर हम टॉपिक की बात करेंगे, राजस्थान इतिहास की, राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें आपको आज मैं पहली क्लास में टॉप 50 एमसीक्यू देने वाला हूं। उसके बाद हम टॉप 50 एमसीक्यू की बात करेंगे, जिससे हमारा पूरा राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएसटीसी और पीटेट के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो जो साथी पीटेट और बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य आपके जो भी सहपाठी हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सके। तो बात करते हैं आज के टॉप 50 एमसीक्यू इतिहास के प्रश्नों की। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है और ये एग्जाम में आता है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी आए। तो घग्गर, लूणी, साबरमती या बनास। तो बताइए कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है। अपने घग्गर सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे है। तो इसका आंसर हमारा होगा घग्गर और सरस्वती नदी। इसी कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये है कहाँ पे? अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी पर है और इस कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस कालीबंगा आपसे पूछे कि इस कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है। प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो है अमलानंद घोष जी को। किसको? अमलानंद घोष जी को जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये अमलानंद घोष। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें और प्रश्न क्या बन सकते हैं। आपसे पूछे कि जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य। दूसरा अग्नि वेदिकाएँ, अग्नि वेदिकाएँ। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। अग्नि वेदिकाएँ हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य है। ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले अपने कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष किससे संबंधित है? कांस्य युगन से, ताम्र पाषाण युग से, लोहा युग से, पूरा पाषाण युग से। आहड़ सभ्यता से भी एक प्रश्न आएगा। तो ये है अपने ताम्र पाषाण युग से। किससे हो जाएगा? 3 नंबर आंसर ताम्र पाषाण युग से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? देखिए यहाँ पे पूछा है बनास, बेडज और गंभीरी और कोठारी नदी पूछी है। तो इस पर हम बात करें कौन सी सभ्यता है? अपने आहड़ सभ्यता है। कौन सी? आहड़ सभ्यता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आहड़ हो जाएगा। ये है कहाँ पे? अपने उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर है। इसकी स्थापना की मैं बात करूँ, सबसे पहले आहड़ सभ्यता के स्थल की खोज की बात करूँ, 1953 में एक व्यक्ति आए थे, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करें 1954 की, तो 1954 के अंदर हम बात करें रतन चंद्र अग्रवाल, यानी जिन्हें शॉर्टकट में आरसी अग्रवाल के द्वारा जो है इनकी खोज की गई। फिर अपने आते हैं 1961 और 62 के अंदर व्यक्ति आते हैं, उन्होंने भी खोज की। उन्होंने जैसे इनमें व्यक्ति थे हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में 1900 धीरज, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, धीरज लाल सांकलिया। ठीक है, सांकलिया के नेतृत्व में खोज की गई। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 1954 में आरसी अग्रवाल और 1961-62 में हंसमुख धीरज सांकलिया के द्वारा जो है इस आहड़ सभ्यता की खोज अपने बनास, बेडज और गंभीरी, कोठारी नदियों के आसपास की गई थी। तो ये आपको इतना भी याद रखना है। इसी आहड़ सभ्यता का जो पुराना नाम है उसे अघाटपुर के उपनाम की बात करें तो इसको अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो सन तीनों याद रखने हैं, सन के आधार पर पूछा जाता है। और इसी को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सन के अनुसार पूछे कि 1953 में, 1954 में या 1961 में, तो उसी हिसाब से आपको उत्तर देना होगा। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? संस्कृत का सबसे प्राचीनतम की बात करें तो ये घोसुंडी शिलालेख। कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख। याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा? घोसुंडी शिलालेख। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है?
राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, चौहान वंश और प्रतिहार वंश। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? ये देता है चौहान वंश की। ठीक है, याद रखना है 1170 ईस्वी में बिजोलिया अभिलेख की खोज की गई और ये चौहान वंश के इतिहास के बारे में जानकारी बताता है। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि अग्निकुंड से किन की उत्पत्ति हुई थी। जैसे हम बात करें अग्निकुंड से, तो अग्निकुंड से हम बात करें तो देखिए सबसे पहले परमार, ठीक है, ये क्रम पूछ लिया जाता है। परमार आएगा, उसके बाद में चालुक्य, ठीक है, उसके बाद में चालुक्य, उसके बाद में प्रतिहार और लास्ट में अपने बात करेंगे चौहान वंश की। ठीक है, तो जो चौहान वंश है इसकी जो उल्लेख मिलता है वो बिजोलिया अभिलेख के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये अग्निकुंड से आपको याद रखना है परमार, चालुक्य, प्रतिहार, उसके बाद में चौहान। ठीक है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? अपने गलता जयपुर को कहा जाता है, यानी 3 नंबर। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो बीएसटीसी के अंदर इस प्रकार के ही प्रश्न आएंगे लगभग। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स के द्वारा जो है राजपुताना नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? राजपुताना नाम दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो कवि चंद्रबरदाई के अनुसार। कवि चंद्रबरदाई के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित है? यानी कौन सा रासो राजपूतों की, यानी कौन सा रासो ग्रंथ है जो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित मानता है? तो इसमें पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। 1 नंबर याद रखना आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो ये होती है रज्जिल से। ठीक है, सबसे पहले रज्जिल जो है शासक आता है प्रतिहार वंश का, तो उससे जो है ये वंशावली प्रारंभ होती है मंडोर में। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, ये बहुत बार प्रश्न आता है। तो कौन सा प्रतिहार शासक है? गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने जालोर को क्या है अपनी राजधानी बनाया। ये नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। कौन था भी? यशपाल था प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के निकट ओसियों में मंदिरों का निर्माण करवाया था प्रतिहारों ने। किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखना है, ये ओसिया के मंदिर है कहाँ पे आपसे पूछा जाए तो ये जोधपुर में है, और इनका जो निर्माण करवाया गया था वो गुर्जर प्रतिहार के शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ था एक, तो अपने हरिवंश पुराण और कुवल्यमाल्या की रचना किसने की थी? ये भी बड़ा गजब का है, क्योंकि सीधा भी पूछ लिया जाता है कि हरिवंश पुराण और कुवल्यमाल्या रचना किसकी है, जो कि प्रतिहार शासक के शासनकाल में ये जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये वत्सराज के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना, वत्सराज के शासनकाल में लिखे गए थे। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो अजयराज। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, अजयराज। ये आपको याद रखना है। कट्टीबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कट्टीबंधु या कवि बांधव के नाम से, तो ये विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव। बिसलदेव आपने नाम सुना होगा, बिसलदेव, इन्हें ही क्या कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता था? अपने कट्टीबंधु या कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? अब प्रश्न बनता क्या है कि ललित जो विग्रहराज है ये किसके द्वारा रचित है? सोमदेव के द्वारा। अब पूछा कि चौहान शासक किस दरबार में रहते थे? हमारे 3 प्रश्न बन गए इसमें, तो विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव। सबसे पहले प्रश्न बन गया कि ललित विग्रहराज चतुर्थ जो रचना है वो किसकी है? सोमदेव की है। अब ये सोमदेव किसके शासनकाल दरबार में रहता था? अपने विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव के शासनकाल में रहता था। 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। हरिकेली संस्कृति नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली संस्कृति, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा हुआ है हरिकेली संस्कृत नाटक। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, विख्यात है 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये याद रखना आपको, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये याद रखना है, 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, 2.5 दिन झोंपड़े के स्थान पर इन्होंने जो है संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया था।
रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में। किसके बीच में? अलाउद्दीन खिलजी। अब याद प्रश्न पूछा जाता है कि रणथंभौर का युद्ध हुआ कब था? 1301 में। यहाँ पे शासक था अपने हमीर, और वहाँ पे की बात करें तो दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? भी बड़ा गजब का प्रश्न है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल था जालोर के चौहान वंश का। अगले पार्ट में हम पूरे जितनी भी हिस्ट्री के वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। इसे कालभोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बप्पा रावल को कालभोज के नाम से जाना जाता था। और ये भी याद रखना है कि इसे हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की गद्दी मिली थी। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ताकतवर शासक भी था ये बप्पा रावल। अगला प्रश्न देखिए, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? तो कौन सा हो जाएगा? मानमोरी। ठीक है, तो राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? मानमोरी था। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था। तो बताइए, बात आ गई है AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी की 1303 की, और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की बात करें 1303 का चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था, तो जोहर कर लिया था वो थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी थी भी। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रतन सिंह में था। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? ये भी याद रखना है आपको। तो गोरा और बादल थे अपने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ते हुए दोनों मारे गए थे। पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। रतन सिंह का एक साला था और एक चाचा था, तो ये भी आपको याद रखना है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा का रचित ग्रंथ नहीं है? इनमें से पूछा है कि राणा कुंभा का जो है यहाँ पे ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें संगीत राज भी है इनका, संगीत मीमांसा भी है, सूर प्रबंधन भी है, और रसिक प्रिया। ये चारों ग्रंथ किनके हैं? अपने राणा कुंभा के हैं, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो कुंभा को कहते हैं। याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिनव भट्टाचार्य के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? महाराणा कुंभा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को दी गई थी? ये जो दी गई थी वो राणा कुंभा को दी गई थी। किसको दी गई थी? राणा कुंभा की उपाधियां थी ये सारी की सारी। एक भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? याद रख लेना, किस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करके इन्होंने जो है उसके बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? एक युद्ध से संबंधित पक्का प्रश्न आएगा राजस्थान में। तो 1437 में जो है सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। कमेंट में बताइए किन किन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ताकि आप भी, अगर आपने काफ़ी लंबे सेट में तैयारी कर रहे हो तो आप भी जवाब दीजिए साथ साथ में। तो 1437 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा की बात होगी। और इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में जो है परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में, याद रखना है ये खातौली का युद्ध। ठीक है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो अब बात आ रही है यहाँ पे राणा सांगा की। आगे प्रश्न आएगा महाराणा प्रताप का। तो सांगा का याद रखना है कि ये जब घायल हुए तो इनका जो राज चिन्ह है वो किसने धारण किया था, और महाराणा प्रताप का आगे प्रश्न आएगा वो किसने धारण किया था। तो इसमें थे अपने झाला अज्जा। ठीक है, राणा सांगा का जो राज चिन्ह धारण किया था वो तो थे झाला अज्जा। ठीक है, सांगा राणा, ये प्रश्न आते हैं बार बार। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1567-68 में जो है 1567 और 68 में जो है तीसरा साका हुआ था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का, ये आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था अपने 9 मई 1540 को। याद रखना है 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जो है जन्म होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गोगुंदा के अंदर। कहाँ पे? गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ, और ये प्रश्न बार बार आता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अपने 18 जून 1576 को। डेट याद रखनी है, 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन करता है। अब देखो ये है हरावल दस्तावेज का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, ये प्रश्न आया है। तो वो कौन करता है, हकीम खां सूरी, ठीक है। हकीम खां सूरी के द्वारा हरावल दस्तावेज का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। चंदावल दस्ते के अंदर शामिल थे, तो कौन कौन थे इसमें। पुरोहित थे एक तो गोपीनाथ, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा थे राणा पूंजा, और तीसरे थे जयमल मेहता, और एक थे कृष्णदास चूड़ावत। ये व्यक्ति थे जो चंदावल दस्तावेज में शामिल थे। गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और कृष्णदास चूड़ावत। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक बताना होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा अपने 4 नंबर। क्या होगा, 4 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम बताइए भी। बात हो रही है मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने भी बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम हैं लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये हाथी थे जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी युद्ध के अंदर। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था। ये प्रश्न आता है बार बार, और बनाया था चावंड को, ठीक है। तो किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात आ जाए ना, तो महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए चावंड को राजधानी बनाया था। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका राज सिंह। कौन था भी, राज सिंह हो जाएगा, ठीक है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी भी। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति का निर्माण करवाया था अपने राज सिंह फर्स्ट के द्वारा, राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। किसने, महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाई गई थी। गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था, 1807 में। और किसके मध्य लड़ा गया, ये जयपुर और जोधपुर के बीच में, ये याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया, जिसे पर्वत सर का युद्ध कहते हैं, तो ये 1807 में लड़ा गया था। ये जयपुर और जोधपुर के बीच लड़ा गया था। सही कालानुक्रम बताना है हमें। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध, इसमें बताइए भी। हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसमें हम देखें सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, यानी 17 मार्च 1527 को जो हुआ खानवा का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का अभी हमने बात की 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। फिर दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के अंदर, और सारंगपुर का युद्ध हुआ 1537, यानी 1536-37 में इसका आंकड़ा आता है। तो इसमें हम क्रम की बात करेंगे, तो पहले आएगा सबसे पहले 3 नंबर, यानी सारंगपुर, यानी 1436 या हम कह देंगे 37 में, और दूसरा 1527 आ जाएगा, अपने खानवा का युद्ध होगा। उसके बाद में हल्दी घाटी का अपने छंतर में, और उसके बाद में 4 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न में हमारे सारे युद्ध कंप्लीट हो गए। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था। बड़ा गजब का प्रश्न और आता भी है। तो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, ठीक है, ये याद रखना है अच्छे तरीके से। बाकी हम सारे और 50 टॉप के माध्यम से हम जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाले हैं उनको भी हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मुगलों से वैवाहिक संबंध रखने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था, तो कछवाहा वंश, ठीक है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, कछवाहा वंश हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राजपूतों में वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया था, तो हरखाबाई से, ठीक है, हरखाबाई। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्न में से कौन से मुगल प्रांतों यानी सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये प्रश्न आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने काबुल और बिहार और बंगाल का, ठीक है, इसे क्या किया गया था,
वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, ऑप्शन में एक एक करके आता है या अलग। तो तीनों यानी काबुल में भी, बिहार में भी, बंगाल में। ठीक है, तो कौन सा नियुक्त नहीं किया गया था? गुजरात। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा मानसिंह का। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र के अंदर महाराजा मानसिंह की मृत्यु। बाकी हम करेंगे कल प्रश्नों की बात। टॉप 50 अगर हमारे और भी रह जाते हैं तो हम टॉप 50 तीसरी क्लास में भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाए। लगभग हम 150 प्रश्न इसके कर लेंगे हिस्ट्री के, और 150 या 100% कल्चर के, 100% ज्योग्राफी के। उसके बाद में हम साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से, आपके क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन होंगे आपके 600 नंबर के। एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। तो आपको अच्छे तरीके से, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 450 नंबर बनाने पड़ेंगे। अगर आप आपके क्षेत्र में लेना चाहते हैं, अगर बाहर लेना चाहते हैं तो 420 या 400। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको लगभग 420 प्लस नंबर बनाने पड़ेंगे। जब आप सोचते हो कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज मिल जाए आसपास 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के दायरे में, तो 400 प्लस। एससी कैटेगरी है तो आपको 400 या 390 नंबर जो है आपको बनाने पड़ेंगे बीएसटीसी के अंदर, न कि पीटेट में। पीटेट में आपके अगर 370 प्लस नंबर हैं तो आपके आसपास आपके क्षेत्र में नंबर मिल जाएगा, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी हैं या जनरल कैटेगरी के हैं। 370 प्लस, मान लो 80 प्लस नंबर हैं तो आपके, तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है प्रश्नों को और अच्छे तरीके से करना है। बाकी आप प्रताप क्लासेस पर कोई तैयारी करना चाहते हैं, आपके आसपास बड़े भाई छोटे भाई, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेस पर। भारत व राजस्थान है, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, और संपूर्ण विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो डेली क्लास देखिए और कंप्लीट कीजिए। और जून के अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो इससे पहले हम आपको लगभग राजस्थान जीके अच्छे तरीके से कवर करवा देंगे, साइकोलॉजी भी आपको करवा देंगे, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।